नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाषा कुंज पर। हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अ, शिक्षण और क्षमता पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अ, स्थायी भाव का शिक्षा में महत्व पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने शिक्षक और अभिभावक स्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान के स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। यह स्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास और साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जिनसे अनुशासन, आचार विचार एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्थायी भाव और संवेग में अंतर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह होगा अभिवृद्धि एवं विकास। हेडिंग लगाएंगे अभिवृद्धि एवं विकास। अंग्रेजी में कहें तो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर एक छोटी टॉपिक लगाएंगे हम अभिवृद्धि। अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभिवृद्धि है क्या। तो अभिवृद्धि से हमारा तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति के केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तोल सकते हैं, उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण अध्येता या बालक, अध्येता या बालक की लंबाई का वर्णन, की लंबाई लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना आदि। वजन का बढ़ना, बढ़ना इत्यादि। इत्यादि अर्थात अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि अभिवृद्धि के लक्षण हैं। अभिवृद्धि अभिवृद्धि शुरू या आरंभ से लेकर किशोरावस्था किशोरावस्था अवस्था तक मानी जाती है मानी जाती है। अगला हेडिंग लाएंगे हम विकास। विकास
विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो क्या है विकास या डेवलपमेंट? किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर व मानसिक हिस्से में जो होती प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे विकास कहा जाता है। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व सीखने पर निर्भर करता है। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है, महत्वपूर्ण है गुणों से। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों विकास की प्रक्रिया में विकास विकास की प्रक्रिया प्रक्रिया में व्यक्ति व्यक्ति के सभी पक्षों पक्षों चाहे वे आंतरिक आंतरिक हों हों अथवा अथवा बाह्य बाह्य सभी को शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य सभी को शामिल किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि कौन सा तत्व है यह? व्यक्ति का एक पक्ष व्यक्ति व्यक्ति का एक पक्ष पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। विकास विकास एक निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया प्रक्रिया है। जो व्यक्ति के गर्भावस्था गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। हॉलॉक का हॉलॉक का विकास के संबंध में कहना है, क्या कहना है?
हरलॉक। क्या कहते, विकास के संबंध में क्या कहते हैं? विकास, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और नवीन योग्यताएं, योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलॉक का विकास के संबंध में कहना है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास का पक्ष, अगला हेडिंग है विकास का पक्ष। विकास का पक्ष हिंदी में कहें तो एस्पेक्ट, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। क्या है विकास का पक्ष? शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के विकास में पांच पक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अध्येता की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है। कौन से पक्ष हैं देख लेते हैं। नंबर 1, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। नंबर 2, मानसिक विकास, मानसिक विकास। नंबर 3, नंबर 3, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, विकास। नंबर 4, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। नंबर 5, चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास। विकास के पक्षों में है नंबर 1, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास एवं चारित्रिक विकास। विकास की अगली हेडिंग है हमारी विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, अंग्रेजी में कहें तो स्टेज, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या है विकास की अवस्थाएं? तो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स, डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स, जॉन्स रॉस, रॉस हरलॉक एवं हरलॉक, हरलॉक
आदि मनोवैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने ने विकास की की अवस्थाओं अवस्थाओं को विभाजित या बांटा है। मान किसी भी मानव का किसी भी मानव का विकास चार अवस्थाओं के अंतर्गत पूर्ण होता है पूर्ण होता है। आइए इन अवस्थाओं को एक सारणी के रूप में हम देख लें। इस तरह से है। पहला होगा विकास की अवस्थाएं अवस्थाएं। दूसरा होगा आयु वर्ग। तीसरा होगा बालक वर्ग बालक वर्ग। चौथा होगा बालिका वर्ग बालिका वर्ग। और पांचवा होगा अधिगम अवस्था अधिगम अधिगम अवस्था अवस्था। विकास की अवस्था में सबसे पहले आएगा शैशव शैशव शैशव। अंग्रेजी में इनफेंसी इनफेंसी। आयु वर्ग जन्म से 5 वर्ष 5 वर्ष। बा, बालक आयु वर्ग में समान रहता समान। बालिका वर्ग में भी समान। अधिगम की अवस्था आदर्श अवस्था होती है आदर्श अवस्था अवस्था। के बाद आएगा बाल्यावस्था बाल्यावस्था। कब से कब तक 6 से 12 वर्ष 6 से 12 वर्ष। बालक वर्ग में 6 से 12 वर्ष। बालिका वर्ग में 6 से 10 वर्ष। अधिगम अवस्था क्या होगी? यह अनोखा काल है अनोखा काल। बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड हुड। अगला है किशोरावस्था किशोरावस्था अवस्था। अंग्रेजी में कहेंगे इसको अडोलसेंस
अडो अडो सेंस अडोलसेंस 12 से 18 वर्ष। बालक वर्ग में 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। बालिका वर्ग में 11 से 17 वर्ष। और अधिगम अवस्था होगी यह कठिन काल है, कठिन काल। एक चौथी अवस्था भी होती है, इसको कहते हैं पूर्णावस्था। पूर्णावस्था यानी अडल्टहुड, अडल्ट अडल्टहुड 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्था ही का विशेष महत्व है। इस तरह से हमने 4 अवस्थाओं का देख लिया। अगली हमारी हेडिंग होगी विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप। विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप। हेडिंग होगी विभिन्न अवस्थाओं अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप। अंग्रेजी में कहें तो नेचर नेचर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इन डिफरेंट different stages। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में। शैशवा शैशवा शैशवावस्था में इन्फेंसी क्या है? नंबर 1 पालन पोषण, पालन पोषण पोषण। नंबर 2 स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण वातावरण। नंबर 3 मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्रोत्साहन। नंबर 4 जिज्ञासा की संतुष्टि, जिज्ञासा की संतुष्टि। नंबर 5 आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। नंबर 6 क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा, क्रिया या खेल द्वारा शिक्षा। 7वां
आत्मा व्यक्ति के लिए अवसर, आत्मा अभिव्यक्ति के लिए अवसर, आत्मा कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, शिक्षण। नौवां, आत्मा अभिव्यक्ति के लिए अवसर हो गया। शिक्षा में संगीत का स्थान, शिक्षा में संगीत का स्थान। 10वां, पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, पाठ्यक्रम का रुचिकर होना। 11वां, शिक्षण विधि क्रियात्मक होना, शिक्षण विधि का क्रियात्मक होना, शिक्षण विधि का क्रियात्मक होना। 12वां, सामाजिक भावना का विकास हो, सामाजिक भावना का विकास होना। 13वां, अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर, अच्छी आदतों के लिए, आदतों के निर्णय के लिए, आदतों के निर्णय के लिए अवसर। 14, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा, शिक्षा। 15वां, भय तथा दंड से दूर रखना, भय तथा दंड दंड से दूर रखना। 16वां, संवेगात्मक सुरक्षा, संवेगात्मक सुरक्षा। तो ये बातें थी शैशव काल, शैशवावस्था, इन्फेंसी से कौन कौन सी। पालन पोषण, स्वच्छ वातावरण, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, जिज्ञासा की संतुष्टि, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, क्रिया या खेल द्वारा शिक्षा, आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, शिक्षा में संगीत का स्थान, पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, शिक्षण विधि का क्रियात्मक होना, सामाजिक भावना का विकास होना, अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा, भय तथा दंड से दूर रखना, संवेगात्मक सुरक्षा। अगला है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। बाल्यावस्था अवस्था, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। क्या क्या है? नंबर 1,
शारीरिक विकास पर ध्यान देना, शारीरिक विकास पर ध्यान देना। नंबर 2, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। नंबर 3, भाषा विकास पर ध्यान देना, भाषा विकास पर ध्यान। चौथा, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। पांचवा, शिक्षण विधि का रुचिकर होना, शिक्षण शिक्षण विधि का रुचिकर होना। छठा, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा। सातवां, मानसिक स्तर व वातावरण का ध्यान देना, मानसिक स्तर व वातावरण पर ध्यान। आठवां, संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना, संवेगात्मक 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 विकास पर ध्यान। नौवां, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्रोत्साहन। 10वां, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान। 11वां, संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि का होना। तो हमने संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि तक लिख लिया था। आगे जो है हमारा 12वां नंबर, सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक शिक्षा। और अगली हमारी हेडिंग होगी किशोर अवस्था, एडोलसेंस। पहला, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। दूसरा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। तीसरा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। चौथा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षण, सामाजिक विकास के लिए शिक्षण। पांचवा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। छठा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, व्यक्तिगत
विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। सातवां, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। आठवां, आठवां, यौन शिक्षा की आवश्यकता। यौन शिक्षा की आवश्यकता। 10वां, 9वां, सहानुभूति व्यवहार। सहानुभूति व्यवहार। तो ये किशोरावस्था एडोलसेंस से संबंधित कुछ बातें थी, जिसमें नंबर 1 शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा का होना, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा का होना, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का होना, धार्मिक और नैतिक शिक्षा जरूरी है इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार भी शिक्षा देना जरूरी है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना जरूरी है, यौन शिक्षा की आवश्यकता, यौन संबंधी शिक्षा भी देना जरूरी है, सहानुभूति व्यवहार, सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। अगली हेडिंग होगी हमारी विभिन्न अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। विभिन्न अवस्थाओं अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताएं अंग्रेजी में कहें तो मैन मेन कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। हेडिंग आएगी शैशवावस्था। शैशव शैशवावस्था शैशवावस्था इंफेंसी। क्या है इसके अंतर्गत पॉइंट्स। नंबर 1 शारीरिक विकास में तीव्रता। विशेषताएं शारीरिक विकास में तीव्रता। दूसरा अपरिपक्वता अपरिपक्वता। तीसरा पर निर्भरता पर निर्भरता। चौथा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। नंबर 5 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल
प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। नंबर 6, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। 7वां, आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना। नंबर 8, नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना का अभाव। 9वां, सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास। 10वां, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। 11वां, काम प्रवृत्ति का प्रबल होना। काम प्रवृत्ति का प्रबल होना। साइड में काम। साइड 12वां, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। ये शेषावस्था की विशेषताएं हैं कुछ। नंबर 1, शारीरिक विकास में तीव्रता। नंबर 2, अपरिपक्वता। नंबर 3, पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भरता। चौथा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का विकास, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, काम प्रवृत्ति का प्रबल होना। रायड ने कहा है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। अगली हेडिंग होगी हमारी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। विशेषताएं इसकी। नंबर 1, शारीरिक व मानसिकता में स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिकता में स्थिरता। नंबर 2, रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों कार्यों में रुचि। नंबर 3, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता। नंबर 4, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं योग्यताओं में वृद्धि। नंबर 5, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। सामूहिक
खेलों में विशेष रुचि। नंबर 6, बाह्यमुखी प्रवृत्ति का विकास। बाह्यमुखी वृत्ति का विकास। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। हाँ, सामाजिक एवं नैतिक विकास। सामाजिक एवं नैतिक विकास। 9, सुषुप्त काम प्रवृत्ति। सुषुप्त काम प्रवृत्ति। 10वां, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना। 11वां, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की विशेषताएं हैं। नंबर 1, शारीरिक एवं मानसिकता में स्थिरता। रचनात्मक कार्यों में रुचि। जिज्ञासा की प्रबलता। मानसिक योग्यता में वृद्धि। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। बाह्यमुखी प्रवृत्ति का विकास। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामाजिक एवं नैतिक विकास। सुषुप्त काम प्रवृत्ति। आत्मनिर्भरता की भावना। संग्रह प्रवृत्ति का यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के विकास। अगला होगा हमारा हेडिंग किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या विशेषताएं हैं इसकी। नंबर 1, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन। नंबर 2, विरोधी मानसिक दशाएं। विरोधी मानसिक दशाएं। नंबर 3, मानसिक विकास। मानसिक विकास। नंबर 4, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। नंबर 5, संवेगात्मक जीवन। नंबर 6, रुचियों में अक्सर परिवर्तन। रुचियों में अक्सर परिवर्तन। 7वां, काम भावना का विकास होना। 8वां, बुद्धि का अधिकतम
इसमें बुद्धि का अधिक विकास। 9वां, समलिंगी समान लिंगी काम भावना। 10वां, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम। 11वां, दूसरे पर निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति। निर्भरता एवं अधीनता। अधीनता प्रवृत्ति। परमार्थ करने का बाहुल्य। परमार्थ का बाहुल्य। बहुलता। 13वां, इसमें समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। 14वां, आत्मसम्मान की भी भावना। आत्मसम्मान की भावना। समूह प्रवृत्ति का विकास। सामूहिक रूप से प्रवृत्ति का विकास। समूह 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 प्रवृत्ति का विकास। बाह्यमुखी प्रवृत्ति। बाह्यमुखी प्रवृत्ति। 17वां, अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास। 18वां, व्यवसाय का चुनाव की चिंता। तो इस तरह से किशोरावस्था एडोलसेंस की विशेषताएं। नंबर 1, इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। विरोधी मानसिक दशाएं उत्पन्न होती हैं। मानसिक विकास, स्थायित्व एवं समायोजन का भाव दिखाई देता है। संवेगात्मक जीवन होता है। रुचियों में अक्सर परिवर्तन देखा जाता है। काम भावना का विकास होना, इसमें बुद्धि का अधिक विकास होता है। समलिंगी काम भावना, आत्म प्रेम, निर्भरता एवं दूसरे पर निर्भरता एवं अधीनता की प्रवृत्ति। परमार्थ का बाहुल्य, परमार्थ करने यानी दान देने की प्रवृत्ति या धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति। बहुलता, समाज सेवा की भावना, समाज सेवा करने की भावना का जागृत होना। आत्मसम्मान की भावना का होना। समूह प्रवृत्ति का विकास। बाह्यमुखी प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास एवं व्यवसाय चुनने की चिंता। तो यह कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगली हेडिंग होगी हमारी अभिवृत्ति व विकास के सिद्धांत। अभिवृत्ति एवं विकास के सिद्धांत। अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स
Principles of growth and and development. तो नंबर 1 इसमें है, कौन कौन से सिद्धांत हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। नंबर 1 समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है? एडलर ने दिया। एडलर दिया। दूसरा दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत। तीसरा विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। चौथा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। पांचवा सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। छठा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण प्रक्रिया का सिद्धांत। सातवां विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत। विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत। आठवां निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। नौवां परस्पर संबंधों का सिद्धांत। परस्पर संबंधों का सिद्धांत। 10वां विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। तो यह अभिव्यक्ति और विकास के सिद्धांत थे, जो कि नंबर 1 समान प्रतिमान का सिद्धांत जो एडलर ने दिया था। दिशा का सिद्धांत, विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रिया का सिद्धांत, वंशानुक्रमण एवं प्रक्रिया का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंधों का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। अगली हेडिंग होगी हमारी अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है? इंग्लिश में डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो क्या अंतर है? अभिवृद्धि सीमित या संकुचित अर्थ में। अभिवृद्धि अभिवृद्धि सीमित या संकुचित अर्थ में इसका इसका प्रयोग। केवल बाहरी शारीरिक पक्ष शामिल। अभिवृद्धि में अभिवृद्धि में केवल शारीरिक एवं बाहरी शारीरिक पक्ष शामिल। शारीरिक पक्ष शामिल। शामिल। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं। अभिवृद्धि में परिवर्तन वृद्धि सूचक। अभिवृद्धि अभिवृद्धि परिवर्तन परिवर्तन वृद्धि सूचक। वृद्धि वृद्धि सूचक। अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि को सीधे माप सकते हैं। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। विकास विकास में नंबर 1। विकास व्यापक अर्थ में प्रयोग। विकास का व्यापक अर्थ में प्रयोग। विकास का व्यापक अर्थ अर्थ में प्रयोग। विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों विकास में शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों को शामिल जाता है। विकास निश्चित क्रम में होता है। विकास निश्चित निश्चित क्रम में होता है। विकास में परिवर्तन रचनात्मक या विनाशक हो सकता है। विकास में परिवर्तन रचनात्मक रचनात्मक या विनाशक
हो सकता है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक रहता है होता है। विकास विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत होता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन परिवर्तन होते हैं। विकास को सीधा मापना संभव नहीं है। विकास को सीधा मापना संभव नहीं है। तो यह अंतर था विकास और अभिवृद्धि। अगली हेडिंग होगी हमारी वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी heredity and environment environment इसके अंतर्गत एक छोटी हेडिंग लगेगी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम तो वंशानुक्रम क्या है? बच्चे को अपने माँ बाप परिवार के सदस्यों और पूर्वज से जो भी शारीरिक शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं विशेषताएं और गुण प्राप्त होते हैं उन्हें उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की एक शाखा के अनुसार विज्ञान की एक शाखा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी दूसरी पीढ़ी को जो गुण जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं
उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर का इस संबंध में कहना है। जेम्स ड्रेवर का इस संबंध में कहना है, क्या कहना है? माता पिता की शारीरिक माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं एवं मानसिक विशेषताओं विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित का संतानों में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम का गुण माता पिता द्वारा अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जबकि विकास मानव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। अगली हेडिंग होगी हमारी वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है सिद्धांत? नंबर 1, बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का कौन है इसके जनक? बीज में। दूसरा है समानता का नियम। समानता का के प्रतिपादक कौन है? गोडार। गोडार। तीसरा है जीव जीव सांख्यिकी सांख्यिकी नियम। कौन है इसके जनक? गॉल्टन। गॉल्टन। चौथा है वर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। वर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। कौन है इसके जनक? लेमार्क। लेमार्क। मैक गूगल। गूगल। पांचवा प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। कौन है इसके जनक? सोरेनसन। छठा वंशागति का सिद्धांत। वंशागति का सिद्धांत
या मेंडल का नियम। कौन है इसके पेपर? मेंडल। इनको आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक। ये वंशानुक्रम के सिद्धांत थे। बीजकोश की निरंतरता का नियम, जिसको बीजमैन ने दिया था। समानता का नियम गोडार्ड का। जीव सांख्यिकी का नियम गाल्टन का। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क मैक्डूगल का। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन का। वंशागति का सिद्धांत या मेंडल का नियम मेंडल का, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। अगली हेडिंग हमारी होगी अध्येता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अध्येता अध्येता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। फैक्ट ऑफ heredity on the child या learner। क्या प्रभाव है हम देखेंगे। अध्येता के मानसिक व शारीरिक दोनों लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। ये प्रभाव देखें किस तरह से है। प्रभाव का नियम और इसके जनक। नंबर 1, प्रभाव का उत्पादक या जनक प्रतिपादक या जनक। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव जनक है हॉल पियर्सन। हॉल पियर्सन पियर्सन। दूसरा है व्यावसायिकता पर प्रभाव। व्यावसायिकता पर प्रभाव। कौन है इसके जनक? कैटल। कैटल। तीसरा प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कौन है इसके प्रतिपादक? क्लिनबर्ग। क्लिनबर्ग। चौथा मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव। कौन है इसके जनक? हार्नडाइक। हार्नडाइक। पांचवा सामाजिकता पर प्रभाव। सामाजिकता का प्रभाव। कौन है इसके जनक? विनविश। विनविश। छठा चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव। कौन है इसके प्रतिपादक?
डगडेल, डगडेल। सातवां, महानता पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव। कौन है इसके प्रतिपादक? गॉल्टन, गॉल्टन या फ्रांसिस गॉल्टन, गॉल्टन। आठवां, बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। कौन है इसके जनक? गोडार्ड, गोडार्ड। तो यह देता है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव है, तो इस तरह से है, प्रभाव का नाम है और उसके जनक है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कार्ल पियर्सन। व्यावसायिकता और प्रभाव, कैटन। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, क्लेनबर्ग। मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, थार्नडाइक। सामाजिकता का प्रभाव, विनविश। चरित्र पर प्रभाव, डगडेल। महानता पर प्रभाव, गॉल्टन, फ्रांसिस गॉल्टन। या बुद्धि पर प्रभाव, गोडार्ड। अगली हमारी हेडिंग होगी वातावरण। वातावरण यानी कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण अथवा घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। अध्येता या विद्यार्थी के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल अनुकूल वातावरण का होना एक अनिवार्य शर्त है। मानव के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। एनवायरनमेंट से संबंधित एक परिभाषा है जो जे.एस. रॉय ने दी है। देखिए क्या है। जे.एस. रॉय, बस। वातावरण, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित प्रभावित करती है। अध्येता पर वातावरण का प्रभाव, अगला हेडिंग होगी अध्येता या विद्यार्थी पर वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑफ द लर्नर, लर्नर। इस संबंध में वाटसन का कहना है, वाटसन वाटसन कहना है, क्या कहना है? मुझे नवजात शिशु दे दो, नवजात शिशु शिशु दे दो।
मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, चाहूं बना सकता हूं। इस प्रकार वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। वातावरण के प्रभाव और उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। वातावरण का प्रभाव एवं उसके उत्पादक या जनक। कैसे हैं? नंबर 1, मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का विकास के जनक हैं गॉर्डन। गॉर्डन। दूसरा, बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर प्रभाव के प्रतिपादक हैं कैडवाल। कैडवाल एवं स्टीफंस। स्टीफंस। तीसरा है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव के जनक हैं फुले। फुले। चौथा, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव के जनक हैं फ्रैंक बोनस। बोनस। अगली हेडिंग होगी हमारी वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य संबंध। वंशानुक्रम एवं वातावरण वातावरण के मध्य संबंध यानी रिलेशनशिप between heredity and environment। तो क्या है वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य संबंध? अध्येता विद्यार्थी के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का समान योग होता है। दोनों एक दूसरे पर सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं। वुडवर्थ और मारिकचस मारिकचस क्या कहते हैं? वुडवर्थ एवं मारिकचस व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण का
योगफल, योगफल नहीं, नहीं, वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है, दोनों तत्वों का गुणनफल है। विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। मैकाइवर एवं पेज का क्या कहना है? मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं? जीवन की प्रत्येक घटना, जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम, वंशानुक्रम एवं वातावरण, वातावरण दोनों का परिणाम होती है, दोनों, दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए, किसी भी निश्चित परिणाम के लिए, के लिए एक की उतनी ही आवश्यकता है, एक की उतनी ही आवश्यकता, आवश्यकता है जितनी दूसरे की, जितनी दूसरे की, दूसरे की। दोनों को, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते, एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। अगला है एक डायग्राम है, जो वातावरण, वातावरण बालक सभ्यता, वातावरण बालक वंशानुक्रम या आनुवांशिकता, आनुवांशिकता सभ्यता, यानी सभ्यता बराबर वंशानुक्रम व वातावरण
का गुणनफल होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेना जरूरी है। नंबर 1, अध्येता या बालक, अध्येता या बालक वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। ये गलत हो गया है, सही कर लें। वंशानुक्रम इंटू वातावरण का परिणाम, वातावरण का परिणाम। नंबर 2, दोनों की परस्पर निर्भरता, दोनों की परस्पर निर्भरता। नंबर 3, दोनों का एक समान महत्व, दोनों का एक समान महत्व। नंबर 4, दोनों अप्रत्यक्षता पृथकता दर्शाते हैं, दोनों अप्रत्यक्षता दर्शाते हैं। नहीं। 5वां, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा दोनों के मध्य अंतर या विभेद करना मुश्किल है, दोनों के बीच अंतर या विभेद करना मुश्किल। आइए दोनों के अंतर को हम देखते हैं। शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व को देखते हैं, क्या है। तो शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस, importance of heredity and environment in education, education। क्या अंतर है? वंशानुक्रम का महत्व या प्रभाव, वंशानुक्रम का महत्व
या वाह। नंबर 1, मूल प्रवृत्तियों में अंतर। मूल प्रवृत्तियों में अंतर। नंबर 2, शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान। शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान। नंबर 3, अध्येता के सीखने में अंतर। अध्येता के सीखने में अंतर। नंबर 4, पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण। पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक लक्षण। नंबर 5, लिंग भेद का ज्ञान। लिंग भेद का ज्ञान। नंबर 6, जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर। जन्मजात गुणों एवं क्षमताओं में अंतर। समस्याओं के समाधान में सहायक। समस्याओं के समाधान में सहायक। इसके बाद हम देखेंगे वातावरण का महत्व या प्रभाव। वातावरण वातावरण का महत्व या प्रभाव है। नंबर 1, अध्येता के लिए अनुकूल वातावरण का ज्ञान। अध्येता के लिए अनुकूल वातावरण का ज्ञान। अनुकूल वातावरण का ज्ञान। नंबर 2, अध्येता पर परिवार के प्रभाव का ज्ञान। अध्येता पर परिवार के प्रभाव। परिवार के प्रभाव का ज्ञान। नंबर 3, अध्येता को संपूर्ण सामाजिकरण का ज्ञान। अध्येता को संपूर्ण सामाजिकरण का ज्ञान। सामाजिकरण का ज्ञान। नंबर 4, चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान। चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान। 5वां, अध्येता को अध्येता को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
का ज्ञान देना। तो यह अंतर था शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व को बताया गया है। अगली हेडिंग होगी हमारी खेल एवं खेल प्रणाली। खेल एवं खेल प्रणाली यानी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स सिस्टम। क्या है तो अध्येता के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक मानसिक एवं चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेल को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, यथा परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल, सहयोगात्मक खेल आदि। खेलों के माध्यम से अध्येता या विद्यार्थी अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और अध्येता या बच्चे में व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। हेडिंग लगाएंगे हम खेल आधारित शिक्षण विधियां। खेल आधारित शिक्षण विधियां यानी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बेस्ड टीचिंग मेथड्स कैसे है? नंबर 1 किंडरगार्टन किंडरगार्टन विधि। इसके जनक हैं ओ बेल, जो जर्मनी से थे। दूसरा मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि के जनक हैं मेरिया मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी जो कि इटली से। तीसरा बाल्चर विधि के उत्पादक हैं बेडन पावेल। चौथा विनेटका विधि। इस खेल के प्रतिपादक है कार्लटन रॉसबर्ग। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होगी और हम कल अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।